जमीन से लगभग 2000 फीट ऊपर एक छोटे से मेटल प्लेटफॉर्म पर दो लड़कियां फंसी हुई थीं। नीचे उतरने वाली पूरी लैडर टूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। फोन्स में नेटवर्क नहीं था और पानी तथा बाकी जरूरी सामान वाला बैग उनसे लगभग 50 फीट नीचे सैटेलाइट डिश पर अटका हुआ था। मदद बुलाने के लिए वे अपना फोन नीचे फेंकती है, फ्लेयर गन चलाती है और ड्रोन के जरिए मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन उनका हर प्लान किसी न किसी वजह से फेल हो जाता है और टावर के आसपास मंडराते वल्चर्स भी उनके पास आने लगते हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए बेकी को ऐसा कदम उठाना था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये दोनों इतनी ऊंचाई पर कैसे फंसी, इसे शुरू से देखते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऊंची चट्टान से होती है जहां बेकी अपने पति डैन और अपनी सबसे करीबी दोस्त हंटर के साथ रॉक क्लाइंबिंग कर रही होती है। तीनों पहले भी कई बार क्लाइंबिंग कर चुके हैं, इसलिए शुरुआत में किसी को ज्यादा डर नहीं लगता। हंटर आगे चढ़ते हुए मजाक कर रही होती है जबकि बेकी और डैन उसके पीछे आगे बढ़ रहे होते हैं। डैन चट्टान के एक मुश्किल हिस्से को पार कर रहा होता है। वह अपना हाथ ऊपर मौजूद एक दरार में डालता है, तभी उसके अंदर से एक बैट अचानक बाहर निकल आता है। डैन घबरा कर पीछे हटता है और उसका हाथ फिसल जाता है। सेफ्टी रोप उसे सीधे नीचे गिरने से रोक लेती है, लेकिन वह चट्टान से काफी नीचे हवा में लटक जाता है। बेकी तुरंत अपनी पोजीशन संभालती है और रोप खींचकर उसे ऊपर लाने की कोशिश करती है। हंटर भी उसकी मदद के लिए आगे आती है। डैन नीचे लटकते हुए बेकी से कहता है कि वह पैनिक न करे और धीरे धीरे रोप खींचती रहे, लेकिन चट्टान में लगा एंकर डैन का वजन ज्यादा देर नहीं संभाल पाता। मेटल का हिस्सा धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। बेकी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर अगले ही पल एंकर पूरी तरह निकल जाता है। डैन तेजी से नीचे गिरता है। बेकी और हंटर कुछ नहीं कर पाती और अपनी आंखों के सामने उसे चट्टान से नीचे गायब होते हुए देखती रह जाती है। इस हादसे के लगभग 1 साल बाद बेकी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। उसने क्लाइंबिंग करना छोड़ दिया है और अपने दोस्तों से मिलना भी लगभग बंद कर दिया है। डैन की चीजें अब भी उसके घर में उसी तरह रखी हुई हैं। वह अक्सर उसका पुराना वीडियो देखती रहती है और रात में नींद न आने पर शराब पीने लगती है। उसके पिता जेम्स लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकी ज्यादातर कॉल्स इग्नोर कर देती है। जेम्स जानता है कि उसकी बेटी अभी तक डैन की मौत से बाहर नहीं निकली, पर बेकी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होती। एक रात जेम्स उसे बार के बाहर नशे की हालत में देख लेता है। वह बेकी को घर चलने के लिए कहता है और समझाता है कि इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाने से डैन वापस नहीं आएगा। वह यह भी बोल देता है कि शायद डैन उतना परफेक्ट इंसान नहीं था जितना बेकी अब उसे मानने लगी है। यह बात सुनते ही बेकी नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता डैन की मौत के बाद भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वह जेम्स से कहती है कि वह उसकी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे और अकेली घर लौट आती है। घर पहुंचकर वह डैन की वेडिंग रिंग और उसकी पुरानी वीडियोस देखते हुए बैठी रहती है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह दवाइयों की बोतल हाथ में लेकर कुछ गोलियां बाहर निकाल लेती है। वह उन्हें खाने के बारे में सोच ही रही होती है कि अचानक उसका फोन बजता है। कॉल हंटर की होती है। डैन की मौत के बाद हंटर भी लंबे समय तक बेकी से मिलने नहीं आई थी। अगले दिन वह उसके घर पहुंचती है और पहले की तरह हंसकर माहौल नॉर्मल करने की कोशिश करती है। अब हंटर सोशल मीडिया के लिए क्लाइंबिंग और डेंजरस स्टंट वीडियोस बनाती है। उसके काफी फॉलोअर्स हो चुके हैं और वह हर नए वीडियो के लिए ऐसी जगह ढूंढती है जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत न करें। वह बेकी को एक पुराने टेलीविजन टावर की तस्वीर दिखाती है। यह B67 टावर रेगिस्तान के बीच मौजूद है और लगभग 2000 फीट ऊंचा है। टावर कई सालों से बंद पड़ा है और उसकी कंडीशन भी काफी खराब हो चुकी है। हंटर वहां चढ़कर नया वीडियो बनाना चाहती है। वह बेकी से कहती है कि वह भी उसके साथ चले और टावर के ऊपर से डैन की एशेज हवा में बिखेर दे। बेकी उसकी बात सुनते ही मना कर देती है। डैन के गिरने के बाद ऊंचाई के बारे में सोचते ही उसका शरीर कांपने लगता है और हंटर वहां से चली जाती है। रात में उसे डैन से जुड़ा एक सपना आता है। उसे पुरानी बातें, उनकी वेडिंग और डैन का दिया हुआ 143 कोड याद आता है। सुबह उठने के बाद बेकी काफी देर तक डैन की एशेज वाला डिब्बा देखती रहती है। आखिर वह हंटर को कॉल करती है और उसके साथ टावर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों कार से लंबा सफर तय करके उस वीरान इलाके के पास पहुंचती है। रास्ते में वे एक छोटे रोड साइड डाइनर पर रुकती है। बेकी का फोन डिस्चार्ज होने वाला होता है। हंटर पास रखे टेबल लैंप का प्लग निकालकर उसी सॉकेट से फोन चार्ज करने लगती है। बेकी उससे पूछती है कि उसे ऐसे तरीके कैसे पता चलते हैं। हंटर कहती है कि बाहर घूमते समय बिजली जहां मिले वहीं से काम चलाना पड़ता है। बाद में यही तरीका बेकी के बहुत काम आने वाला था। डाइनर के बाहर से टावर दूर आसमान में दिखाई दे रहा होता है। इतनी दूरी के बावजूद उसकी ऊंचाई साफ समझ आ रही होती है। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि टावर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है
और जल्द ही उसे गिराया जाने वाला है। हंटर इस वार्निंग को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। उसका मानना है कि वे सुबह जल्दी चढ़कर कुछ घंटों में नीचे वापस आ जाएंगी। अगली सुबह दोनों कार से टावर की तरफ निकलती है। रास्ते में सामने से आता एक तेज ट्रक उनकी कार के बहुत करीब से गुजरता है। कुछ दूरी बाद उन्हें रास्ते में नो ट्रेसपासिंग का बोर्ड और बंद गेट मिलता है। हंटर कार वहीं खड़ी कर देती है। बाकी का रास्ता दोनों को पैदल तय करना पड़ता है। चलते समय उन्हें कुछ वल्चर्स एक घायल जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर पत्थर फेंककर उन्हें भगा देती है। बेकी उस जानवर को देखती है, लेकिन दोनों ज्यादा देर वहां नहीं रुकती और आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बाद वे टावर के नीचे पहुंचती हैं। पास खड़े होकर ऊपर देखने पर उसकी असली ऊंचाई समझ आती है। उसका नीचे वाला बड़ा हिस्सा मेटल केज जैसा बना हुआ है, जिसके बीच सीधी लैडर ऊपर तक जाती है। इसके ऊपर एक बड़ा सैटेलाइट डिश है और फिर लगभग 200 फीट लंबा पतला पोल, जिसके आखिरी सिरे पर छोटा प्लेटफॉर्म और वार्निंग लाइट लगी हुई है। टावर को देखकर बेकी के कदम रुक जाते हैं। वह हंटर से कहती है कि यह सही आइडिया नहीं है। इतने पुराने और जंग लगे स्ट्रक्चर पर चढ़ना बहुत ज्यादा डेंजरस है। हंटर उससे कहती है कि अगर किसी भी पॉइंट पर उसे लगे कि वह आगे नहीं जा सकती तो वे वापस नीचे आ जाएंगी। हंटर कैमरा चालू करती है और लैडर पर चढ़ना शुरू कर देती है। बेकी उसके पीछे चढ़ने लगती है। शुरुआत में लैडर मजबूत दिखाई देती है, लेकिन ऊपर बढ़ने के साथ उसकी कंडीशन खराब होती जाती है। हंटर बिना रुके ऊपर चढ़ती रहती है। बीच बीच में वह कैमरा की तरफ देखकर अपने फॉलोअर्स से बात करती है और नीचे का व्यू भी रिकॉर्ड करती है। बेकी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वह नीचे देखने से बचती है और सिर्फ अपने सामने मौजूद अगले स्टेप पर ध्यान देती है। एक जगह उसका पैर फिसलते फिसलते बचता है। वह लैडर को कसकर पकड़ लेती है और वहीं रुक जाती है। हंटर उसे नॉर्मल सांस लेने और धीरे धीरे ऊपर आने के लिए कहती है। काफी लंबी क्लाइंबिंग के बाद दोनों बड़े सैटेलाइट डिश वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती हैं। बेकी को लगता है कि वे टावर के टॉप पर आ चुकी हैं, लेकिन हंटर ऊपर लगे पतले पोल की तरफ इशारा करती है। असली टॉप अभी लगभग 200 फीट और ऊपर था। ये लैडर पहले से ज्यादा पतली थी और इसके चारों तरफ कोई सेफ्टी केज नहीं था। तेज हवा में पूरा पोल हल्का हल्का हिल रहा था। बेकी दोबारा पीछे हटने के बारे में सोचती है, लेकिन डैन की एशेज वाला डिब्बा देखकर आगे बढ़ने का फैसला करती है। हंटर पहले चढ़ती है और बेकी उसके पीछे रहती है। दोनों धीरे धीरे आखिरी प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है। यह प्लेटफॉर्म इतना छोटा होता है कि 2 लोग भी मुश्किल से वहां बैठ सकते हैं। चारों तरफ दूर तक रेगिस्तान, पहाड़ और खाली सड़कें दिखाई दे रही होती हैं। जमीन इतनी नीचे होती है कि उनकी कार एक छोटे पॉइंट जैसी नजर आती है। हंटर तुरंत कैमरा निकालकर वीडियोस बनाने लगती है। वह प्लेटफॉर्म के किनारे बैठती है और फिर सेफ्टी रोप के सहारे एक हाथ से बाहर लटक जाती है। बेकी उसे रोकती है, मगर हंटर कुछ सेकंड बाद हंसते हुए वापस ऊपर आ जाती है। इसके बाद वह बेकी से भी ऐसा करने के लिए कहती है। बेकी पहले मना करती है, लेकिन हंटर उसकी सेफ्टी रोप दोबारा चेक करती है। बेकी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे जाती है और कुछ सेकंड के लिए नीचे लटक जाती है। इतनी ऊंचाई से नीचे देखते ही उसकी सांस तेज हो जाती है। कुछ समय बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। अब बेकी डैन की एशेज निकालती है। वह कुछ देर डिब्बा हाथ में लेकर खड़ी रहती है और फिर राख को हवा में बिखेर देती है। तेज हवा एशेज को टावर से दूर ले जाती है। इसके बाद दोनों कुछ देर प्लेटफॉर्म पर बैठती हैं और फिर नीचे उतरने की तैयारी करती है। इस बार बेकी सबसे पहले नीचे उतरती है। वह प्लेटफॉर्म से लगी पतली लैडर पर पैर रखती है और कुछ स्टेप्स नीचे जाती है। तभी जंग लगा एक बोल्ट बाहर निकल जाता है। पूरी लैडर जोर से हिलती है और अगले ही पल पोल से अलग होकर नीचे गिरने लगती है। बेकी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह प्लेटफॉर्म के नीचे हवा में लटक जाती है। सेफ्टी रोप ही उसे नीचे गिरने से रोकती है। हंटर तुरंत रोप पकड़ती है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है। बेकी पोल से टकराती है और एक नुकीला मेटल का हिस्सा उसकी जांघ में घुस जाता है। काफी कोशिश के बाद हंटर उसे प्लेटफॉर्म पर वापस खींच लेती है। बेकी के पैर से लगातार खून निकल रहा होता है। हंटर अपने कपड़े का एक हिस्सा फाड़कर उसके घाव पर कसकर बांध देती है। दोनों नीचे देखती हैं। पूरी लैडर टूटकर जमीन की तरफ गिर चुकी थी। उनके नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता खत्म हो गया था। उनका बैकपैक भी हादसे के दौरान नीचे गिर गया, लेकिन जमीन तक पहुंचने के बजाय लगभग 50 फीट नीचे सैटेलाइट डिश पर अटक गया था। पानी, ड्रोन और उनका बाकी जरूरी सामान उसी में था। दोनों अपने फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई नेटवर्क नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म के पास एक इमरजेंसी सप्लाई बॉक्स लगा होता है। हंटर उसे खोलती है। अंदर बिनोक्यूलर्स और फ्लेयर गन मिलती है।
लेकिन कोई रेडियो या कम्युनिकेशन डिवाइस मौजूद नहीं होता। दोनों जोर जोर से नीचे चिल्लाती है और मेटल पोल पर सामान मारकर आवाज करने की कोशिश करती है, मगर 2000 फीट की ऊंचाई से उनकी आवाज जमीन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। कई घंटे गुजर जाते हैं, धूप तेज होती जा रही होती है और उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं होती। हंटर को याद आता है कि टावर पर चढ़ने से पहले उसने नीचे से एक वीडियो अपलोड किया था। इसका मतलब था कि ग्राउंड के पास कहीं नेटवर्क जरूर मौजूद है। वह फोन में हेल्प मैसेज टाइप करती है और उसे रोप से बांधकर नीचे लटकाने लगती है। दोनों पूरी रोप खोल देती हैं, लेकिन फोन फिर भी सिग्नल वाले एरिया तक नहीं पहुंचता। रोप कुछ ही दूरी बाद खत्म हो जाती है। अब हंटर फोन को नीचे फेंकने का प्लान बनाती है। अगर वह सीधे जमीन पर गिरा तो टूट जाएगा, इसलिए वह अपना एक शू उतारती है। वे फोन को सॉक्स और हंटर की पैडेड ब्रा के बीच रखकर शू में कस देती है। मैसेज पहले से टाइप रहता है ताकि नीचे नेटवर्क मिलते ही अपने आप सेंड हो जाए। दोनों शू को नीचे फेंक देती है। वह तेजी से गिरता हुआ कुछ ही सेकंड में नजरों से गायब हो जाता है। अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि फोन सुरक्षित नीचे पहुंचा या रास्ते में ही टूट गया। कुछ समय बाद हंटर बिनोक्यूलर्स से आसपास देखती है। उसे नीचे एक आदमी अपने डॉग के साथ घूमता दिखाई देता है। पास में एक पुरानी आरवी भी खड़ी होती है। दोनों पूरी ताकत से चिल्लाती है, लेकिन आदमी ऊपर नहीं देखता। बेकी अपना दूसरा शू नीचे फेंकती है। वह गिर चुकी लैडर के मेटल से टकराकर आवाज करता है। आदमी कुछ देर आसपास जरूर देखता है, लेकिन टावर के ऊपर फंसी दोनों लड़कियां उसे दिखाई नहीं देती। हंटर कहती है कि फ्लेयर गन में बहुत कम शॉट्स हैं, इसलिए उन्हें रात होने का इंतजार करना चाहिए। अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी ज्यादा दूर से दिखाई देगी। शाम होने के बाद आरवी के पास 2 आदमी नजर आते हैं। बेकी फ्लेयर गन निकालती है और उसे चला देती है। लाल रोशनी टावर के आसपास आसमान में फैलती है। नीचे खड़े दोनों आदमी ऊपर देखते हैं और इस बार उन्हें प्लेटफॉर्म पर खड़ी लड़कियां दिखाई दे जाती है। बेकी और हंटर खुशी से हाथ हिलाने लगती है। उन्हें लगता है कि अब वे लोग मदद बुलाएंगे, लेकिन दोनों आदमी धीरे धीरे हंटर की कार के पास जाते हैं। वे कार का शीशा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं और उसे स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। ऊपर फंसी दोनों लड़कियां चिल्लाती रह जाती हैं, मगर वे कार लेकर गायब हो जाते हैं। रात में हवा ठंडी हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर लेटने की जगह भी नहीं होती, इसलिए दोनों खुद को रोप के सहारे पोल से बांध लेती है ताकि नींद में नीचे न गिर जाएं। बेकी अपने फोन में पुरानी वेडिंग वीडियो देखने लगती है। वीडियो में डैन उसके लिए 143 बोल रहा होता है। यही उनका प्राइवेट कोड था, जिसका मतलब आई लव यू था। इसी वीडियो में बेकी की नजर हंटर पर पड़ती है। बाकी सब लोग खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हंटर का चेहरा थोड़ा परेशान दिखाई देता है। बेकी को हंटर के पैर पर बना 143 टैटू याद आता है। वह उससे पूछती है कि उसने यही नंबर्स अपने पैर पर क्यों लिखवा रखे हैं। हंटर पहले बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन बेकी उससे सच बताने के लिए कहती है। आखिर हंटर मानती है कि उसका डैन के साथ अफेयर था। वह बताती है कि रिश्ता लगभग 4 महीने तक चला था। शुरुआत डैन ने की थी, लेकिन हंटर ने भी उसे नहीं रोका। बाद में उसे समझ आया कि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को धोखा दे रही है, इसलिए उसने डैन से दूरी बना ली। हंटर यह भी बताती है कि इसी गिल्ट की वजह से वह डैन की मौत के बाद बेकी का सामना नहीं कर पाई और लंबे समय तक उससे मिलने नहीं आई। बेकी कुछ देर चुप रहती है। जिस आदमी की याद में वह 1 साल से खुद को सबसे दूर कर चुकी थी, उसी ने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई थी। हंटर उससे माफी मांगती है। बेकी कहती है कि वह अभी यह नहीं जानती कि उसे डैन पर ज्यादा गुस्सा है या हंटर पर। दोनों प्लेटफॉर्म के अलग अलग किनारों पर बैठ जाती है। उनके बीच कुछ ही फीट की दूरी होती है, लेकिन बाकी रात वे एक दूसरे से बात नहीं करती। सुबह तक दोनों की हालत खराब हो जाती है। बेकी के पैर का घाव दर्द कर रहा होता है और डिहाइड्रेशन की वजह से वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। अब उनके पास नीचे सैटेलाइट डिश पर अटके बैकपैक तक पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हंटर रोप की लंबाई चेक करती है। बैग लगभग 50 फीट नीचे था, जबकि उनकी रोप उससे कुछ फीट छोटी थी। फिर भी वह नीचे जाने का फैसला करती है। बेकी उसे रोकती है, लेकिन हंटर कहती है कि पानी के बिना वे ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगी। हंटर रोप को ऊपर मौजूद मजबूत रॉड से बांधती है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। रोप के आखिरी छोर तक पहुंचने पर भी डिश उसके पैरों से कई फीट नीचे होती है। वह कुछ बार अपने शरीर को स्विंग करती है और सही डिस्टेंस नापती है, फिर सेफ्टी क्लिप खोलकर नीचे जंप कर देती है। हंटर जोर से डिश पर गिरती है, लेकिन वह किनारे से नीचे जाने से बच जाती है। कुछ समय बाद वह उठकर बैग तक पहुंचती है और पानी की बोतल ऊपर बेकी को दिखाती है। बैग को ऊपर भेजने के लिए वह उसे रोप से बांध देती है। अब असली प्रॉब्लम हंटर को वापस ऊपर लाने की होती है। रोप उसके हाथ से काफी ऊपर लटक रही होती है। वह जंप करके उसे पकड़ती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद उसका ग्रिप छूट जाता है। हंटर तेजी से नीचे गिरती है और सैटेलाइट डिश से टकरा जाती है। बेकी घबराकर नीचे देखती है। कुछ समय तक हंटर की कोई आवाज नहीं आती। फिर अचानक बेकी को उसका जवाब सुनाई देता है। हंटर कहती है कि बैग ने उसके फॉल को रोक लिया,
और वह अभी जिंदा है। बेकी रोप नीचे करती है और काफी मेहनत के बाद उसे वापस प्लेटफॉर्म तक खींच लेती है। दोनों पानी पीती है और वहीं बैठ जाती है। बेकी अब भी अफेयर वाली बात से नाराज होती है, लेकिन उस समय वहां से निकलना ज्यादा जरूरी होता है। थोड़ी देर बाद बेकी की आंख लग जाती है। उसे सपना आता है कि हंटर नीचे सैटेलाइट डिश पर मरी पड़ी है और एक वल्चर उसके शरीर को नोच रहा है। बेकी घबराकर उठती है। उसे हंटर अपने पास बैठी दिखाई देती है, इसलिए वह इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करती है। बैग वापस मिलने के बाद उनके पास पानी के साथ ड्रोन और उसका कंट्रोलर भी होता है। वे एक कागज पर हेल्प मैसेज लिखती हैं और उसे ड्रोन के साथ बांध देती है। प्लान यह था कि ड्रोन को पास दिखाई दे रहे डाइनर तक भेजा जाए। वहां कोई मैसेज देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था, लेकिन ड्रोन उड़ाते ही कंट्रोलर पर लो बैटरी की वार्निंग आने लगती है। इतनी कम बैटरी में वह डाइनर तक नहीं पहुंच सकता। बेकी उसे तुरंत वापस बुला लेती है। ड्रोन क्रैश हो गया तो उनका यही ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह थी कि टावर के टॉप पर ड्रोन चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी। बेकी को डाइनर पर हंटर का टेबल लैंप वाला तरीका याद आता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर वार्निंग लाइट लगी हुई थी। अगर उसके सॉकेट तक पहुंचा जाए तो ड्रोन चार्ज हो सकता था, लेकिन वार्निंग लाइट तक जाने वाली लैडर भी नीचे गिर चुकी थी। वह ड्रोन और चार्जिंग केबल अपने कपड़ों से बांधती है और पोल पकड़कर ऊपर बढ़ना शुरू करती है। तेज हवा में स्ट्रक्चर हिल रहा होता है, लेकिन वह धीरे धीरे वार्निंग लाइट तक पहुंच जाती है। वह लाइट का कवर खोलती है और बल्ब बाहर निकालती है। चार्जर सॉकेट में फिट हो जाता है, लेकिन उसका कांटेक्ट पूरा नहीं बनता। तब बेकी अपनी वेडिंग रिंग निकालती है और उसे मेटल कॉन्टैक्ट्स के बीच फंसा देती है। रिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और ड्रोन की बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। रिंग सॉकेट में फंसकर गर्म होने लगती है, लेकिन बेकी उसे वहीं छोड़ देती है। इसी दौरान एक वल्चर उसके आसपास मंडराने लगता है। वह बार बार बेकी और ड्रोन के पास आने की कोशिश करता है। बेकी एक हाथ से पोल पकड़े रहती है और दूसरे हाथ से बर्ड को भगाती है। वह ड्रोन को गिरने से बचाते हुए बैटरी चार्ज होने का इंतजार करती है। काफी देर बाद बैटरी जरूरत के हिसाब से चार्ज हो जाती है। बेकी चार्जर निकालती है और ड्रोन के साथ नीचे प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाती है। अब वे हेल्प नोट को ड्रोन से बांधती हैं और उसे डाइनर की तरफ उड़ाती है। कंट्रोलर की स्क्रीन पर ड्रोन के सामने का रास्ता दिखाई देता है और धीरे धीरे सड़क के पास पहुंच जाता है। डाइनर अब ज्यादा दूर नहीं होता। बेकी ड्रोन को नीचे लाने लगती है, तभी सड़क से वही तेज ट्रक गुजरता है। ड्रोन सीधे ट्रक से टकराकर टूट जाता है। कंट्रोलर की स्क्रीन उसी समय बंद हो जाती है। बेकी कुछ देर स्क्रीन देखती रहती है। इतने समय और मेहनत के बाद उनका यह प्लान भी फेल हो चुका था। अब पानी बहुत कम बचा था। बेकी बॉटल हंटर की तरफ बढ़ाती है, लेकिन हंटर उसे वापस कर देती है। वह कहती है कि पानी की ज्यादा जरूरत बेकी को है। बेकी को यह बात अजीब लगती है, क्योंकि बैग ऊपर आने के बाद से हंटर ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। कुछ समय बाद बेकी दोबारा फोन नीचे फेंकने का आइडिया देती है। वह कहती है कि इस बार वे फोन को उसके दूसरे शू में रख सकती हैं। हंटर शांत आवाज में कहती है कि उसका दूसरा शू भी पहले ही नीचे फेंका जा चुका है। ये सुनकर बेकी रुक जाती है। वह पीछे मुड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ देखती है। वहां हंटर मौजूद नहीं होती। बेकी धीरे धीरे नीचे सैटेलाइट डिश की तरफ देखती है। हंटर का शरीर उसी जगह पड़ा होता है जहां वह रोप से गिरकर डिश से टकराई थी। उसका सिर एक तरफ मुड़ा हुआ होता है और आसपास वल्चर्स बैठे होते हैं। अब बेकी को पूरी घटना याद आने लगती है। हंटर कभी वापस ऊपर नहीं आई थी। रोप से गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। बेकी अकेले ही बैग ऊपर खींच कर लाई थी। डिहाइड्रेशन, शॉक और अकेलेपन की वजह से उसका दिमाग हंटर को अपने पास मौजूद मानता रहा। वह अब तक जिस हंटर से बात कर रही थी, वह सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। ड्रोन चार्ज करना, उसे उड़ाना और बाकी सारे काम बेकी अकेले ही कर रही थी। सच्चाई समझते ही वह प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है। अब टावर पर उसके साथ कोई नहीं था। पैर घायल था। पानी लगभग खत्म हो चुका था और बाहर किसी को उसकी लोकेशन नहीं पता थी। रात गुजरने के बाद उसकी हालत और बिगड़ जाती है। वह खुद को रोप से बांधकर प्लेटफॉर्म पर सो जाती है। सुबह एक वल्चर उसके घायल पैर पर बैठता है। वह अपनी चोंच से बैंडेज हटाता है और घाव को नोचने लगता है। दर्द से बेकी की आंख खुलती है। वह बर्ड को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है। कुछ समय बाद वही वल्चर दोबारा उसके पास आता है। इस बार बेकी तैयार रहती है। जैसे ही बर्ड उसके पैर की तरफ झुकता है, वह दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। काफी संघर्ष के बाद वह वल्चर को मार देती है। बेकी कई दिनों से भूखी होती है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आखिर वह वल्चर का मांस खाती है और बचा हुआ पानी पी लेती है। थोड़ी ताकत आने के बाद वह अपना आखिरी प्लान तैयार करती है। उसे नीचे सैटेलाइट डिश तक पहुंचना था, क्योंकि हंटर के शरीर की मदद से फोन को सुरक्षित जमीन तक पहुंचाया जा सकता था। बेकी रोप को ऊपर की मजबूत रॉड से बांधती है। वह नॉट चेक करती है और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने लगती है। वह धीरे धीरे रोप के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाती है। रोप डिश से कुछ फीट ऊपर खत्म होती है।
और फिर सेफ्टी क्लिप खोलकर जंप कर देती है। वह डिश पर गिरते ही फिसलती है, लेकिन किनारे की मेटल रॉड पकड़ लेती है। वल्चर्स उसके शरीर के आसपास बैठे होते हैं। बेकी उन्हें भगाती है और कुछ समय अपनी दोस्त के पास चुपचाप बैठती है। बेकी फोन में अपने पिता जेम्स के लिए मैसेज टाइप करती है। वह अपनी लोकेशन बताती है और लिखती है कि उसे तुरंत मदद चाहिए। फोन को सीधे नीचे फेंका जाए तो वह पहले फोन की तरह टूट सकता था। वह हंटर का शू निकालती है और फोन को उसके अंदर रखकर कपड़े से कस देती है। इसके बाद वह शू को हंटर के शरीर के अंदर उस जगह सुरक्षित करती है जिसे वल्चर्स पहले ही खोल चुके थे, और उसके शरीर को धीरे धीरे टावर से नीचे धक्का दे देती है। बॉडी तेजी से जमीन की तरफ गिरती है और नीचे जाकर टकराती है। जमीन के पास नेटवर्क मिलते ही बेकी का हेल्प मैसेज सेंड हो जाता है। मैसेज मिलते ही वह लोकेशन देखता है और इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म करता है। कुछ समय बाद बेकी को टावर से सुरक्षित नीचे उतार लिया जाता है। वह अपने पिता से कहती है कि अब वह ठीक है। जेम्स उसे संभाल कर एम्बुलेंस में बैठाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।